सत्ता में ऐसे अहंकारी लोग बैठ जाते हैं, वो सारे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जिससे कि वो सत्ता में बराबर बने रहे, जिससे अहंकारी सरकार को, देशद्रोही सरकार को, जिन्होंने पूरे देश को तबाह कर दिया, शिक्षा को तबाह कर दिया, इस सरकार को किसी भी तरह से हटाने पे इन्हें एक तरह से काम करना चाहिए। और अब भयमुक्त कहां, सारा देश तो भय में ही बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक हैं, लगातार तमाम पार्टियां अपनी अपनी रैली कर रही हैं, जनता के बीच में हमने जाने का काम किया, तहसील, राज्य और जो प्रत्येक जो ज़िले हैं उनको कवर करने का, हम ग्राउंड रिपोर्ट में जाने का काम किया। क्या लगता है उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, जब ये सत्ता में ऐसे अहंकारी लोग बैठ जाते हैं जो सत्ता से इतनी जल्दी उतरते नहीं हैं, वो सारे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जिससे कि वो सत्ता में बराबर बने रहे। अब मैं सिर्फ विपक्ष को ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सारे विपक्ष को कितना एक मजबूत गठबंधन तैयार करना है जिससे अहंकारी सरकार को, देशद्रोही सरकार को, जिन्होंने पूरे देश को तबाह कर दिया, शिक्षा को तबाह कर दिया, रोजगार को तबाह कर दिया, इस सरकार को किसी भी तरह से हटाने पर इन्हें एक तरह से काम करना चाहिए। और हम देश के अन्नदाता को, किसान को, मजदूर को, श्रमिक वर्ग को, सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो देश के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत गठबंधन बन के आए उसको आप वोट करें, उसी को जिताएं जो इस सरकार को हटाने में सक्षम हो। तो समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है ओपी राजभर के साथ गठबंधन है, आरएलडी के साथ उनकी बात चल रही है, तमाम वो शिवपाल के साथ गठबंधन है। क्या लगता है वापस आना चाहिए समाजवादी पार्टी को? देखिए, जिस तरह के हालात हैं, अगर यदि वो इस तरह का गठबंधन लेके आ रहे हैं तो हम इस तरह गठबंधन का स्वागत करते हैं और वो इस सरकार को हराने में, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस सरकार को हराने में पूरी तरह से वो कामयाब होंगे। गाजीपुर पे उनकी रैली है, वो कह रहे हैं कि मैं रैली से नहीं हटूंगा। तमाम जो लोग हैं वो भी अब बयानबाजी कर रहे हैं कि उनको वो मार्ग हटाकर जो अभी जो उन्होंने मार्ग तय किया उस मार्ग पे वो रैली कर सकते हैं। उनकी रैलियों को भी हमने देखा कि पिछली उनकी कुछ रैलियों को रोका भी जा रहा था। प्रशासन जो दावे तो बहुत कर रहा था कि रैलियों को हम एक तरह से कवरिंग करने का काम करेंगे, लेकिन हम लोगों ने खुद देखा कि कहीं ना कहीं आवाज़ लोकतंत्र में दबाने का काम हुआ। क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? देखिए, इस समय देश की सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो इस तरह से डरे हुए हैं। डरे हुए लोग एक तरह से रास्ते से भटक जाते हैं और इस तरह से उल जुलूल काम करने लगते हैं। और ये उसी का एक नतीजा है कि देश के अंदर जो अपनी जनता के बीच में जाके अपनी नेता हमारे जो अपनी बात को रख रहे हैं, जो विपक्षी नेता अपनी बात को रख रहे हैं, उनको वहां तक उनकी आवाज़ को ना पहुंचे और वो अपनी बात को आगे तक ना पहुंचा पाए, इसलिए उनकी साथ इस तरह का व्यवहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप बार बार डरे हुए हैं, ये सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं शब्दों का, लेकिन प्रदेश के मुखिया कहते हैं तो ये भयमुक्त प्रदेश है, फिर हम इन चीज़ों से कितना मान लें? जी देखिए, भयमुक्त प्रदेश का मतलब क्या है जी? इन्होंने देश की जनता में जो अब तक इन्होंने एक नारा दिया तो ठोक देंगे। अभी देश के अंदर कितने लोगों को इन्होंने एक तरह से इनकाउंटर कराया, कितने पंडितों को इनकाउंटर कराया, देश के सारे रोजगार को छीन लिया, शिक्षा को छीन लिया। अब भयमुक्त कहां है? सारा देश तो भय में ही बैठा हुआ है, सारा यूपी तो भय में ही बैठा हुआ है, डूबा हुआ है। इनके सामने कोई बोल नहीं रहा है। भयमुक्त का मतलब क्या होता है? हर आदमी अपनी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको, अपनी बात को सामने बिल्कुल नई अपने तरीके से रख सके। इस तरह का तो इन्होंने किसी को छोड़ा है नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो भयमुक्त शासन देश के अंदर चल रहा है या प्रदेश के अंदर चल रहा है? तो एक तरह से ये करते कुछ है, कहते कुछ है। इस चीज को ये देश की जनता सब समझ रही है। अब इनके किसी तरह से बहकावे में नहीं आएगी। 2022 में हमने देखा कि सत्ता परिवर्तन के लोग भी चाह रहे हैं। तमाम लोगों से मैंने बात की, तमाम वक्ताओं से बात करी, कवियों से बात की, मतलब तमाम जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन हो। पर लगातार रैलियाँ हो रही है, मैंने खुद बीजेपी की रैलियाँ देखने का काम किया, तमाम और पार्टियों की रैलियाँ, तो वहाँ से एक अलग ही नारा लगता है। अमित शाह कहते हैं वाराणसी में आके इस बार भी 300 के पार, खुद योगी जी गौतम बुद्ध नगर आते हैं, वो कहते हैं सब कुछ सामान्य है, राम राज्य। ये क्या दर्शाता है? ये मान लीजिए इनके लिए राम राज्य हो सकता है जी, जहाँ देश की जनता रोजगार को भटक रही हो, शिक्षा के लिए भटक रही हो, न्याय के लिए भटक रही हो। कैसा राम राज की परिभाषा लिखी जा रही है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज ये 300 प्लस का नारा देते, किस मुंह से 300 प्लस का नारा देते? क्या इनके मन में छल है, इनके मन में बेईमानी है कि उसी छल कपट बेईमानी के आधार पर देश की जनता के हक की जो वोट है उसको एक तरह से लूट लेंगे? शायद मशीनों में गड़बड़ करेंगे। जिस तरह से इनको जितनी मशीनरी है उनका दुरुपयोग करने के बाद ही सत्ता पे आ सकते हैं, अन्यथा देश की जनता की आवाज़ के आधार पर, वोट के आधार पर, आज के माहौल के आधार पर ये सत्ता में नहीं आ सकते। ईवीएम का हम लोगों ने जिक्र किया, आपने बताया कि ईवीएम अगर हो कुछ धांधलेबाजी तो ही सत्ता में आ सकते हैं, पर ईवीएम का जिक्र बंगाल के चुनाव में हमने देखा। हमने तमाम जो और भी राज्य हैं जहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं नहीं, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ इस तरह की जो चीज़ें वो सामने को नहीं निकल के आती। जी देखिए, वहाँ पे ममता बनर्जी जो वहाँ की इस समय जो मुख्यमंत्री है वर्तमान, उन्होंने इस तरह का, उनको वहाँ पर संगठन इतना मजबूत था कि उन्होंने इनकी हर चीज़ पर नज़र थी, वहाँ पे इस तरह की बेईमानी नहीं कर पाए और इस तरह के हालात जैसा यूपी में ऐसे ना बने और ये मशीनरी पे इन्होंने कब्जा कर रखा है और इस तरह के काम करने में ये कामयाब हो जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि मशीनरी में गड़बड़ी हो सकती है। जब चाइना अमेरिका में रखे हुए कंप्यूटरों को हैक कर सकता है
तो हमारे सामने रखी ईवी मशीन को हैक क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। लोकतंत्र में ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो बिल्कुल बेईमान है और बेईमानी के आधार पर ही इन्होंने सारे ऐसे काम किए, सत्ता में काबिज हुए। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।